हाय दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले के लेक्चर यानी कि ओवरव्यू लेक्चर में आपको ये लेक्चर के बारे में यानी कि ये कोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके रिगार्डिंग मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है जिसका नाम है डिजाइन ऑफ G+3। व्हाट? डिजाइन ऑफ G+3 मीन्स के डिजाइन ऑफ G+3। अब G+3 मीन्स किसकी? तो as per our syllabus or as per our study purpose, design of G+3 of residential building। क्या? रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, मीन्स ये कोर्स में जैसे कि मैंने ओवरव्यू में एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं यहाँ रिपीट करता हूँ कि हम यहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की डिजाइन करेंगे जो G+3 यानी कि ग्राउंड प्लस 3, G+3 यानी कि ग्राउंड प्लस 3। तो मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका आज का लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ G+3 मीन्स क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप्स होता है, उसके बारे में मैं आपको आज फोकस करूंगा। पहले तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आजकल के स्टूडेंट्स में मैंने देखा हुआ है कि बहुत जल्दी से ऐसे घबरा जाते हैं, मीन्स कि यार डिजाइन ऑफ G+3 ये सब्जेक्ट ही आपको पसंद नहीं होता। डिजाइन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन मीन्स आपको ऐसा बोलता है कि बहुत बड़ी बीमारी हो ना, ऐसा फील होता है। डिजाइन मर गए, नहीं पास हो, ठीक है। मगर एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हार्ड है। अगर आप उसे इमेजिनेशन के बेस पे चलोगे तो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट यही लगेगा। डिजाइन यानी कि इट्स योर चॉइस ऑन स्टडी पर्पस, डिजाइन बाय योर ओन वे as per a assumption, yeah, but it is based on some criteria. It is based on some criteria. Okay, it doesn't, in this subject everybody can pass. Okay, but यहाँ पे होता क्या है कि यार उसका तो ये आंसर आया 400 और मेरा 350, अरे मेरा तो 420 था, अरे मेरा 380 था। अरे बट आप ये समझो कि आपने जो एसम्पशंस किया है वो सबने सेम किया है? नहीं। लास्ट कोर्स में आपने पढ़ा कि फ्लैट स्लैब, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब आपने देखा कि कितनी वैल्यू होती है जो एजम्पशन के बेस पे चलती है। अब क्राइटेरिया आपको दे दिया है कि इससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसके आगे आप जितनी वैल्यू सिलेक्ट करो वो आपकी चॉइस पे है। तो आपके एजम्पशन के बेस पे आपके जो होता है वो आंसर आता है, ठीक है। सपोज कि सजेस्ट कर लो कि अगर अपन इफेक्टिव डेप्थ फाइंड कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू है 90 mm या तो 93 mm। मैंने एजम्पशन में एज्यूम किया, राउंड फिगर करके मैंने 100 लिया, आपने 95 लिया, किसी ने 110 लिया, किसी ने 120 लिया, तो सारे के आंसर तो डिफरेंट ही आएंगे ना। बस यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो जस्ट एंजॉय, इफ यू विल एंजॉय स्टडिंग then it will be become more easier। अगर आपको लाइफ में कुछ करना होता है तो आप उसे क्या करते हो? उसे फ्रेंडशिप कर देते। जैसे आप 10th 12th में पढ़े तो आपको बोलते थे कि मैथ्स गॉड वेरी हार्ड सब्जेक्ट। बस कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि मैथ्स इज लाइक दिस मच थिंग, अ सेकंड थिंग। ओके, like that you can make any subject easier and you can make any subject harder. It depends on your mind, on your thinking. Okay, so not wasting so much time, let's start this course. It's a very big course. It is easy but it is a lengthier course. Okay, so let's start with the course. And here it is given a topic, means design of G+3, design of G+3 in that what you mean by design। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिजाइन का मीनिंग क्या होता है। तो पूरे स्ट्रक्चर में उसकी लाइफ पीरियड के ड्यूरेशन में, ठीक है, जो लोड रेजिस्ट होता है या तो लोड्स की वजह से जो एप्लीकेशंस होती है लाइक शियर फोर्स एंड मोमेंट्स, जो भी प्रोसेस होती है उसे रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर हम मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। अब फ्लैट स्लैब था तो फ्लैट स्लैब में क्या था, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे डिजाइन ऑफ G+3 में मेंबर्स क्या होता है, तो उसकी पूरी सिस्टम होती है, तो हम पूरी सिस्टम जनरेट करते हैं। तो वो सिस्टम हम किस बेसिस पे करते हैं कि उस सिस्टम पे उसके लाइफ पीरियड के ड्यूरेशन में कितना लोड लगेगा और लोड की वजह से कितनी मोमेंट्स पैदा होगी और वो मोमेंट्स की वजह से डिफ्लेक्शंस हो गए, तो वो डिफ्लेक्शंस को स्टॉप करने के लिए या तो रेजिस्ट करने के लिए हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो रेनफोर्समेंट कितने प्रोवाइड करेंगे वो उसे बोलते हैं डिजाइन। इट मींस टू रेजिस्ट द to resist the application of load during the life period of structure is known as design. This is not any book definition or any code definition or any standard definition. This is an overview definition that in this summary you can understand that what is design. Applications means what? Applications mean you can tell as a moment, shear, okay, torsion. This all effects occur by which it occurs, so by loads. Okay, loads. Okay, so load during the life period of structure is known as design. Okay, and now what you mean by G+3? Here it is given G+3. G stands to ground story and 3 means another 3 story, extra 3 story, another 3 story. Okay, another 3 story. So total it becomes G+3 is equal to 4 story. Okay, if it is a 3-story building, then it is written as G+2. If it is 2-story building, then it is written as G+1. Here it is G+3 means it's a 4-story building. क्या है? 4-story building. ठीक है, तो मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको जो मैंने बनाई हुई है। तो उसमें दिखाया हुआ है कि G+3 क्या है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, समझ लेना क्या है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो यहाँ भी मैं स्टोरी कैलकुलेट करता हूँ। तो ये हो गए ग्राउंड, ये हो गए 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3। तो ये हो गया ग्राउंड स्टोरी, ये हो गया फर्स्ट स्टोरी, ये हो गया सेकंड स्टोरी और ये हो गई थर्ड स्टोरी। इतनी, तो इसका मीनिंग ये पूरा हो गया G+3। क्या हो गया? G+3 स्टोरी। अब आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मैंने क्या दिखाया, तो उसके लिए मेरे को पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने ये दिखाया क्या है। तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिजाइन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजाइन? अब आप पूछोगे कि यार टाइप्स ऑफ डिजाइन, यार ये क्या है? टाइप्स ऑफ डिजाइन, चलो ये सब बात छोड़ो, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज के मैं एक सर जो भी हुई, ओके, अब मैं आपको आस्क करता हूँ, अभी आपने सिविल इंजीनियर पढ़ा नहीं है, पर मैं ऐसे ही आपको मिलता हूँ, आप पढ़ रहे हो 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई व्हाट यू मीन बाय सिविल इंजीनियरिंग, व्हाट यू मीन बाय सिविल इंजीनियरिंग। किसी को भी जिसको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता उसे मैं पूछूंगा कि व्हाट यू मीन बाय सिविल इंजीनियरिंग, तो जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग नाम आपके माइंड में आएगा तो पहला थिंग आपके माइंड में क्या आएगा बताए? घर बनाना, मीन्स टू क्रिएट अ हाउस। इट्स अ सिविल इंजीनियरिंग। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो सामने घर दिख रहा है, कितना बढ़िया है,
आप रास्ते में जाओगे तो देखोगे, माय गॉड वो हाउस कितना बढ़िया है, वो घर कितना बड़ा है, मजा आ गया उसे देख के, यार उसका कलर कितना अच्छा है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको कभी ऐसा थिंक आया कि यार डैम कितना बढ़िया है यार, रिटेनिंग वॉल, वो कब आएगा जब आप उसके पास देखने जाओगे तभी आपके माइंड में आइडिया आएगी। पर जनरल थिंक पहले क्या है, घर बना, रोड बनाओ, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन माइंड में क्रिएट होगी। ठीक है, तो वो जो आप देख रहे हैं ना, वो भी एक टाइप की व्यू है, जैसे कि आप घर देख रहे हो तो वो भी व्यू है, आर्ट है। तो वो जो फंक्शनल आप देख रहे हो उसे कहते हैं हम फंक्शनल डिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल डिजाइन। फंक्शनल डिजाइन मींस एज पर द लुक। क्या होता है एज पर द लुक? मींस के ऐसे डिजाइन को हम फंक्शनल डिजाइन बोलते हैं। देखो आपको ऐसे कुछ चीज दिखाई देगी, ये वाली चीज, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो गए, वाह क्या घर है, क्या गेट है, क्या यहाँ पे उन्होंने ये बनाया स्ट्रक्चर, वाह 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 वाह, ये देखो विंडो का लुक कितना बढ़िया है, ये टेरेस भी कितना बढ़िया बनाया है, ये वॉल भी कितनी बड़ी है, यहाँ पे नाम भी कितना लिखा है, होम स्वीट होम। ओके, तो ये सब आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप की आर्किटेक्चरल व्यू हो गया। क्या हो गया? आर्किटेक्चरल व्यू। इसे आप कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल व्यू। ठीक है, ये आप जनरली आपको पता होगा ऑटोकैड में आप प्लान बनाते हो तो उस पे से ये व्यू आप रेविट को यूज करके या 3D मैक्स को यूज करके या स्केचअप को यूज करके आप ऐसा व्यू बनाते हो। तो ये क्या हो गया, बाहर ही देखा हो गया एक्सटीरियर लुक। ठीक है, बट दूसरा टाइप क्या है कि एक्सटीरियर लुक तो हम देते हैं, पर हमें मेन टारगेट क्या होता है कि वो बिल्डिंग को अंदर हमें रहना है। तो रहना है तो क्या होगा, उसे लोड रेजिस्ट करना होगा। तो लोड रेजिस्ट करने के लिए जो डिजाइन करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन का ये वाला होगा। ये क्या होगा अपना स्ट्रक्चरल डिजाइन। किसी भी घर की अंदर के स्केलेटन को देखना हो तो ये स्ट्रक्चरल व्यू कहते हैं। जैसे हम हमारी बॉडी को ले, तो बाहर ही देखो में आपको क्या मिलेगा, ये स्किन देखने मिलेगी, ये वाली स्किन है, ये कपड़े है, ये सब हमारा बाहर ही देखा होगा, ऐसे फंक्शनल व्यू कहते हैं। हम हमेशा किसी भी चीज को 90% फंक्शनल के बेस पे से चूज करते, 10% ही हम डीप इनसाइड थिंक करके चूज करते हैं, जैसे कि उसका थिंकिंग कैसा है, अपने फंक्शनल व्यू को मेंटेन करने के लिए वो डीपली कैसा रहता है, उसे स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। जैसे कि अपने बोन्स है, अंदर जो बोन्स है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर स्केलेटन कहते हैं, स्ट्रक्चर स्केलेटन कहते हैं। हमारी थिंकिंग है वो भी एक टाइप का स्ट्रक्चर व्यू हो गया। ठीक है, पर वो इमेजिनेशन के बेस पे होता है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि दो डिजाइन डिफरेंट होती है। सिविल इंजीनियरिंग के पाथ दो यहाँ पे डिवाइड होते हैं। जैसे कि हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के काफी सारे रास्ते हैं, उसमें से ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ जाता है और एक रास्ता यहाँ जाता है। ठीक है, एक रास्ता जाता है आपका आर्किटेक्चरल पे और एक जाता है आपका स्ट्रक्चर पे। दोनों इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, आइदर स्ट्रक्चर आइदर आर्किटेक्चर, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल व्यू। बिकॉज जैसा आपका बिल्डिंग बनेगा उसी ऐसे डिजाइन, उसको पूरे ईयर के दरमियान उस पर जो लोड लगेगा उसको रेसिस्ट करना है। ठीक है, तो मीन्स इंपॉर्टेंट क्या हो गया? स्ट्रक्चर। जब आप गाड़ी चलाते तो इंपॉर्टेंट आप हो कि गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी में एक भी डिफेक्ट होगी ना तो आप उसे घर से लेके ही नहीं निकलो, भाई ये तो डिफेक्ट है, कुछ हो गया तो। भले वो इतनी सुंदर दिखती होगी ना, पर उसमें डिफेक्ट होगी ना तो आप उसे लेके ही नहीं निकलो। ठीक है, आपकी बाइक होगी इतनी बढ़िया दिखती है, शाइनिंग करती है, पर पंचर हो गया तो आप लेके निकलोगे नहीं, क्यों भी उसका पंचर है। तो वो क्या हो गया? डिजाइन हो गया। अगर वही फ्लॉप हो गया तो ये लुक का क्या करना?
अगर स्ट्रक्चर डिजाइन ही बेस्ड नहीं हुई तो आर्किटेक्चर लोग का हम क्या करेंगे, आचार करेंगे। ठीक है, कॉमन डायलॉग था उसमें बोल दिया आचार करेंगे। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, जो हम ये चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन मीन्स क्या है, यहाँ पे आपने देखा है कि ये सब पोर्शन क्या है, ये ग्रे वाला पोर्शन है, ये ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये वर्टिकल पोर्शन है। ठीक है, यहाँ बॉटम में कुछ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये ग्रे वाला पोर्शन इसे हम स्लैब कहेंगे, ये ब्लू हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है उसे हम बीम्स कहेंगे, और ये ब्लू वर्टिकल पोर्शन जो है उसे हम कॉलम्स कहेंगे, और ये नीचे जो है उसे हम फुटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फुटिंग कहेंगे। ठीक है, इट मीन्स these two elements, these all elements together makes one structure. ठीक है, these four elements, slab, beam, column and footing together makes one structure. It's known as structural member. Okay, this is known as structural design. Or to resist the load or application of load, these four members together make one design is known as structural design. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई हुई है उसमें यही बताया है मैंने, देखो ये बताया, नीचे फुटिंग बताया। ठीक है, ये जो वर्टिकल मेंबर है उसे कॉलम दिखाया है, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसे बीम दिखाया गया हुआ है, और ये जो व्हाइट मेंबर है उसे हमने क्या दिखाया हुआ है, स्लैब दिखाया। हमने पहले भी कई सब्जेक्ट्स में जैसे कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर डिजाइन और डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर पार्ट 1, उसमें पढ़ा हुआ है कि हमने सिंगली बीम की डिजाइन की, डबली बीम की डिजाइन की, वन वे स्लैब की डिजाइन की, टू वे स्लैब की डिजाइन की, कॉलम की डिजाइन की, फुटिंग की डिजाइन की। बस वही है, इसमें क्या करना है, वो चारों को इकट्ठा करके डिजाइन करना है पूरा स्ट्रक्चर। इट मींस एक ही सम में चारों की डिजाइन आएगी, स्लैब की डिजाइन आएगी, बीम की डिजाइन आएगी, कॉलम्स की डिजाइन आएगी और फुटिंग की डिजाइन। ठीक है, बट अब ये डिजाइन कैसे करनी होती है, हर एक चीज का एक सीक्वेंस डिसाइड होता है, हर एक चीज का एक सीक्वेंस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस देता हूं, तो उसको मैं नाम देता हूं कि स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो कौन से स्टेज हो गए, तो पहला मैं लेता हूं तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग, स्ट्रक्चरल प्लानिंग पहले मैं लिस्ट आउट करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चरल प्लानिंग के बाद आएगा आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ मोमेंट्स। एनालिसिस में क्या होता है, मोमेंट्स फाइंड करते हैं, तो एनालिसिस मींस मोमेंट्स एंड शियर फोर्स, मोमेंट्स एंड फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन, डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर। ओके, और डिजाइन के बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन के बाद हमें डिजाइन करने के बाद कुछ वे में हमें दिखाना होता है, तो क्या करेंगे, डिटेल ड्राइंग। ठीक है, डिटेल ड्राइंग, ये 5 स्टेज होते हैं। पहले स्ट्रक्चरल प्लानिंग बनाओ, सेकंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन करो, थर्ड एनालिसिस ऑफ मोमेंट्स एंड फोर्सेस करो, डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स करो एंड डायरेक्ट बाद में उसे डिटेल ड्राइंग करो। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग। अब तो यहाँ पे आएगा स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल प्लानिंग, मैं उसे लिखता हूँ क्या, स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ओके, अब स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल प्लानिंग में क्या हो, तो जैसे कि प्लान, आपको मैंने ये घर बताया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक आर्किटेक्चर व्यू होगा, तो उसका आर्किटेक्चरल प्लान भी होगा। आपने कई बार देखा होगा कि आपको ऐसे प्लान दिखने मिलते हैं कि आप बनाते हो ऐसे प्लान ऑटोकैड में। तो मैं आपको दोनों फाइल बताता हूँ कि कैसे कैसे प्लान बनते हैं। देखो,
मैंने ये एक प्लान बनाया है, ठीक है, ये जो है ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, वॉल प्लान। क्यों, इसमें सिर्फ वॉल दिखाई दी, यहाँ पे वॉल, ये रही वॉल, यहाँ पे जा रही है वॉल, यहाँ पे जा रही है वॉल, वॉल। ये हम जनरली अभी के जमाने में इसे बनाते हैं ऑटोकैड में, पहले हम इसे ड्रॉ करके भी बनाते हैं, अभी हम इसे बनाते हैं ऑटोकैड। आप कोई भी घर देखने जाओगे तो आपको पहले ये प्लान देखने मिलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरे को एक घर लेना है कि नहीं लेना है, कि एक घर में स्पेसिंग कितनी है कि नहीं है, ये सब आप उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। आपको कोई ये प्लान नहीं दिखाएगा, जब भी आप देखने जाओगे ना तो आपको कोई ये वाला प्लान नहीं दिखाएगा। कौन सा, ये वाला। कभी आपने देखा है ये वाला प्लान आपको किसी ने दिखाया हो? देखो ये सेम प्लान ही है, जो मैंने यहाँ पे बनाया ना वो सेम प्लान ही है। देखो ये दिख रहा है किचन, ये दिख रहा है यहाँ पे किचन, ये दिख रहा है ड्राइंग रूम, ये दिख रहा है ड्राइंग रूम, ये दिख रहा है बेडरूम, ये दिख रहा है बेडरूम, ठीक है, ये सेम प्लान ही है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू प्लान, व्हाट इज द डिफरेंस? दिस शो द स्केलेटन एंड दिस शो द बॉडी। ये आपको बाहर का व्यू दिख रहा है कि यार इतना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पीछे वॉल है मेरे, वो दिख रही है, फिर वॉल की अंदर कितनी ब्रिक्स है वो नहीं दिख रही। मीन्स चलो वॉल का मैं नहीं एग्जांपल दे सकता, पर मेरे ऊपर ये सीलिंग है, तो आप भी देख रहे हो कि ऊपर सीलिंग है, ये आपका बाहर का दिखा, पर सीलिंग के अंदर रेनफोर्समेंट कितने वो आपको नहीं दिख रहे, ठीक है। ये बीम है, तो ये बीम के अंदर रेनफोर्समेंट कितने, ये यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे बीम जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी आप ही देख लो, यहाँ पे बीम बताया, तो यहाँ पे भी मैंने बीम दिखाया हुआ है, ये बीम। तो ये वाला है वॉल प्लान और ये वाला है स्ट्रक्चरल प्लान, जिसमें मैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स दिखाऊंगा। ये जो बी वाला है ना उसे कहते हैं बीम, ये जो सी वाला है उसे कहते हैं कॉलम, और वहां पे फुटिंग भी आएगा, जहां जहां कॉलम हो वहां फुटिंग भी आएगा। और ये S2 S1 दिखा है वो क्या है, स्लैब्स है, टाइप्स ऑफ स्लैब कौन से यूज हो रहे हैं, तो इसे स्ट्रक्चरल प्लान बोलते हैं। वो कहीं आपको नहीं दिखाए, आपको जब देखने जाओगे सिर्फ यही दिखाएगा। यहाँ पे कहीं दिखा है कि स्लैब ये है, यहाँ पे बीम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, कहीं पे दिखा है यहाँ पे कॉलम है? नहीं है। ये कॉलम की पोजीशन, ये क्या हो गया, एक लेआउट हो गया, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लान। जैसे ये लेआउट हो गया ना, वैसे ये भी एक लेआउट हो गया, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल लेआउट। तो वो इतना इजी नहीं होता कि भाई चलो स्ट्रक्चरल लेआउट बना देते, कि भाई ये देख लो ये मैंने बनाया है, इसका ये स्ट्रक्चरल लेआउट हो गया, फिनिश प्लान, स्ट्रक्चर डिजाइन कर लो। पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्या होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे कॉलम की पोजीशन रखनी होती है, बीम की स्पेसिंग, बीम की लेंथ कितनी रखनी होती है, क्योंकि बीम के टाइप पे भी डिपेंड रहता है कि बीम की लेंथ कितनी रखनी है, बीम का टाइप कितना है, कि कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। कॉलम, दो कॉलम के बीच में कितनी स्पेसिंग रखो तो फिर बेंडिंग मोमेंट कम हो। एज अ सिविल इंजीनियर यू हैव टू थिंक वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल थिंकिंग यू हैव टू डू। मीन्स ऐसा ही नहीं है कि चलो हमने सिविल इंजीनियरिंग कर ली, ऑटोक्लेव प्लान बना दिया और हम बस घर बना दिए, ठीक है। फिर क्या हो गया पता है, 10 फुट का, 10 मीटर का हो गया पूरा, दो कॉलम के बीच में जगह, और कभी लोड आया तो सीधा बैंड होके नीचे गिर गया, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाना है और रिजिड भी नहीं बनाना है, हमें स्ट्रक्चर को सेमी रिजिड बनाना, क्या बनाना है, सेमी रिजिड बनाना, जो फ्लेक्सिबल भी हो और रिजिड भी हो, ठीक है। पूरा फ्लेक्सिबल हो गया तो आप रबर का स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा बनेगा, आप जब भी चलोगे तो बैंड हो जाएगा। और आप पूरा रिजिड बनाओगे तो क्या होगा, टूटने का कोई भी आपको साइन नहीं देगा, टूट ही जाएगा ठप करके, ठीक है। तो हम दिया, हम रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सेमी रिजिड टाइप। तो ये है स्ट्रक्चरल प्लान और ये है हमारा वॉल प्लान और ये स्ट्रक्चरल प्लान। स्ट्रक्चरल प्लान में हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे बीम आएगा, यहाँ पे स्लैब ये टाइप का आएगा, वन वे आएगा, और यहाँ पे स्लैब अपना टू वे टाइप का, ठीक है। ऐसे हम पूरी डिटेल्स देते हैं। वॉल प्लान में ऐसा कुछ नहीं देते। वॉल प्लान में हम क्या कहेंगे कि भाई इतना डिस्टेंस है आपका ड्राइंग रूम का, इतना किचन का, इतना बेडरूम का है, ये देख के आप सब खुश हो जाओगे। पर जब ये दिखाओगे ना, ओ बाप रे इतना सारा आता है, ऐसा आप सोचोगे, समझे। तो देखो
मैं यहाँ पे ये सिखाऊंगा कि ये लेआउट, तो पहले सब डिजाइन करने से पहले तो हमारा ए स्टार्ट कहाँ से होता है, ABCD का A to Z जो है उसमें ए होता है हमारा स्ट्रक्चरल प्लानिंग से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग में हमको पहले तो ये सीखना होगा कि हाउ टू प्रिपेयर अ लेआउट, हाउ टू मेक लेआउट। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक। सपोज के ये मैंने वॉल प्लान बनाया, क्या ये वाला हमारा वॉल प्लान ऑटोकैड में ही बना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये समझ लो कि स्ट्रक्चरल लेआउट बनाना हो तो स्ट्रक्चरल लेआउट इज ऑलवेज डन बाय सेंटर लाइन, मीन्स it also known as सेंटर लाइन प्लान। ओके, ये वॉल की जो है उसकी सेंटर लाइन से हमें स्ट्रक्चर लेआउट बना, ठीक है। यहाँ से इतनी सेंटर लाइन ली, जहां जहां वॉल दिखे ना, मेन वॉल, वहां वहां से सेंटर लाइन बना दो ऐसे। ये पीछे कंपाउंड वॉल है तो इसका इतना जरूर नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये पूरी क्या हो गई हमारी सेंटर लाइन मेथड से बन गया। तो कैसा बनता है हमारा जो सेंटर लाइन मेथड से बनता है, तो उसके बाद में ऐसे बनता है, देखो ये हो गया हमारा सेंटर लाइन प्लान। देखो ये दिख रहा है, ये पोर्शन जो है हमारा ये रहा, ये पोर्शन जो है हमारा ये रहा, ये पोर्शन जो है ये रहा, और ये वाला पोर्शन जो है ये रहा, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल प्लान। अभी मैंने इसमें कहीं पे भी बीम नहीं दिया हुआ है, कॉलम नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ कि स्लैब का टाइप भी क्या है, क्योंकि बीम का और कॉलम का पोजीशनिंग अभी करना बाकी है, ठीक है। क्या बाकी है, बीम का और कॉलम का पोजीशन करना बाकी है। एक बात आप समझ लो, जहां पे वॉल है वहां बीम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जो वॉल है वहां पे बीम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर बीच में बीम आता है कि नहीं आता है वो सब आपको सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया लेआउट। अब लेआउट में क्या होता है कि लेआउट में दूसरा स्टेज क्या होता है, हाउ टू मेक लेआउट। तो आपका पहला स्टेज हो गया कि उसे सेंटर लाइन बना दो, जहां जहां पे वॉल है मेन वॉल उसको सेंटर लाइन ले लो और ऐसा प्लान बना, ठीक है। तो हो गया क्या, स्ट्रक्चरल लेआउट हो गया। अब स्ट्रक्चरल लेआउट में क्या होती है कि एक तो कॉलम की पोजीशन देनी होती है, क्या होती है, कॉलम पोजीशन एंड कॉलम ओरिएंटेशन। क्या होती है, कॉलम ओरिएंटेशन। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन, कि भाई कॉलम को कहाँ कहाँ रखना है। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉलम्स आर प्लेस्ड एट इंटरसेक्शन एंड एट कॉर्नर्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ बीम्स, ठीक है, एंड एट कॉर्नर्स। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉर्नर्स को प्लेस कर देता हूँ। पहले तो मैं कॉर्नर्स पे प्लेस कर देता हूँ कि भाई एक आ गया, एक आ गया, ये कॉर्नर है यहाँ पे भी आ गया, ये कॉर्नर है यहाँ पे भी आ गया, ये कॉर्नर है यहाँ पे भी आ गया, और ये कॉर्नर है यहाँ पे भी आ गया। तो मैंने कॉर्नर पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पे प्लेस करो, इंटरसेक्शन आ गया, ये भी 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 इंटरसेक्शन आ गया, और ये भी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ये सही है कि गलत, ये मेरे को पता नहीं, क्यों, एज पर द लॉ इट इज राइट। जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से तो ये राइट, कि हर इंटरसेक्शन और हर कॉर्नर्स पे कॉलम्स तो आने ही चाहिए। बट
इसका मुताबिक क्या हो गया कि भाई देखो ये बीम है, यहाँ पे 3 कॉलम आ गए तो रिजिडिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? रिजिडिटी। भाई जरूरियत है कि नहीं, ये पहले देखना होगा। बिकॉज एज अ सिविल इंजीनियर वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द इकोनॉमी। एज अ सिविल इंजीनियर स्ट्रेन पे तो हमें फोकस करना ही है स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, बट हमें इकोनॉमी पे भी फोकस करना। क्यों? अगर इतना सारा मटेरियल और एलिमेंट्स यूज करोगे तो मटेरियल भी ज्यादा यूज होगा। जितना मटेरियल ज्यादा यूज हुआ उतना कॉस्टलियर बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 1 BHK का फ्लैट होता है वो 1 करोड़ में भी बनता है और 10 लाख में भी बनता है, 25 लाख में भी बनता है, 50 लाख में भी बनता है। डिपेंड आप पे है कि आप कैसे बना। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि चोरी करके 10 लाख का बनो, कि मटेरियल्स की चोरी करो ये, बट अगर इकोनॉमी को आप फोकस करोगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज को भी ध्यान, एम्प्लॉयज मीन कस्टमर्स को भी ध्यान पे रखना होता है। हर एक कस्टमर 1 करोड़ का नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो हमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जहां कुछ फिजूल की चीजें रखते हैं तो उसे निकाल दो। जैसे बोलते हैं फिजूल का खर्चा मत करो, जिसको जरूरियात ही नहीं है उसको रख के करना क्या है, उसको लेके करना क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं सोच लूं कि ये 3 कॉलम है तो मेरे को पता है कि यहाँ पे 2 कॉलम इनफ, 2 कॉलम सारी इनफ। तो आप सोचो कि आपको 2 कॉलम कहाँ रखने हैं, ठीक है। वो किस पे डिपेंड रहता है कि 2 कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 कॉलम पे बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ कि भाई कैंटिलीवर है तो 3 मीटर इनफ, सिंपली सपोर्टेड है तो 6 to 8 मीटर इनफ, फिक्स्ड है तो 8 to 10 मीटर इनफ। ओके, ये एज पर द कोड, एज पर द स्टैंडर्ड कोड, इंडियन स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, एनबीसी कोड या स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से ये वैल्यू डिसाइड है, ठीक है। कि कैंटिलीवर है तो सिंपली सपोर्टेड है 6 to 8, फिक्स्ड है तो 8 मीटर डिस्टेंस इन। अगर समझ लो कि ये 8 मीटर है तो इट इज ओके, तो 2 कॉलम यहाँ पे। पर अगर आप समझ लो कि ये है अपना सपोज के 15 मीटर, नहीं नहीं नहीं, 2 कॉलम इट इज नॉट ओके। बीच में एक रखो, तो यहाँ पे रख लो 1 कॉलम और यहाँ पे 1 कॉलम रख दिया, ठीक है। तो ऐसा है थिंकिंग। अब आप सोचो कि इतना डिस्टेंस आपका 6 मीटर है तो भाई ये 3 कॉलम रख के करना क्या है आप? तो ये वाला हटा दो। ये आपके थिंकिंग कि आपको कैसे मैनेज करना है लेआउट, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब पता कैसे चलेगा कि जब कंफर्म कब को होगा, कि जब आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन सीखो। क्यों? क्योंकि लोड जो है वो उस पे आते हैं, तब मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं, पर अभी लेआउट पे आप समझ लो कि कुछ कई हर एक चीज का मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसके क्राइटेरिया डिसाइड करो, ठीक है। अब कॉलम की पोजिशनिंग तो ऐसे कर लो, पर बीम तो 2 कॉलम को ज्वाइन करो तो इसको दिन तो ये बीम हो गया। अब यहाँ पे वॉल बनाइए, नहीं बनाइए वॉल, तो भी मैंने बीम रखा ना, क्यों? क्योंकि स्पेसिंग इसका ज्यादा हो गया तो एक बीम तो चाहिए ही चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब बीम 2 टाइप के होते हैं, बीम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या होते हैं? फर्स्ट होगा आपका मेन बीम, सेकंड होगा आपका सेकेंडरी बीम। अब मेन बीम किसको कहते हैं भाई? व्हाट यू मीन बाय मेन बीम? तो कनेक्टेड बाय, सॉरी कनेक्टेड नहीं, सपोर्टेड बाय कॉलम, and here supported by MB means main beam। जो भी बीम है वो दोनों साइड कॉलम से सपोर्टेड है तो उसे बोलेंगे मेन बीम। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक बीम रख दूं पर यहाँ पे कॉलम नहीं रखना है क्योंकि इसका डिस्टेंस है भाई 6 मीटर, मेरे को कॉलम की जरूरत नहीं है तो मैं कॉलम नहीं रखता, पर मेरे को यहाँ बीम की जरूरत है तो मैं बीम रखता हूँ, ठीक है। तो सपोज के ये दोनों बीम किस पे सपोर्ट है? ये वाला बीम मेन बीम पे सपोर्ट है, B1 है
और B2 पे सपोर्ट है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो जब बीम विच इज सपोर्टेड बाय मेन बीम unsupported on main beam is known as secondary, and the beam which is supported directly on column is known as main beam. ओके, तो कॉलम की पोजीशन ऐसे रखते हैं। ओके, अब कॉलम का ओरिएंटेशन पे डिसाइड करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ जनरल थिंग ही एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें आप जानना चाहो तो बहुत डीप जा सकते पोजिशनिंग के बारे में, ठीक है। वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। यार आपको जनरल थिंग के एग्जाम में लेआउट प्रिपेयर करना हो तो पोजीशनिंग और कॉलम की पोजीशनिंग कैसे करनी होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ओरिएंटेशन पे आते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होगा कि सपोज के रेक्टेंगल कॉलम है तो कैसे रखना है। अगर सपोज के ये वाला हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लान है, फ्रेम प्लान, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, कैसा है, अगर रेक्टेंगल प्लान है, ठीक है, तो कैसे करोगे, स्ट्रक्चर को कैसे मीन्स कॉलम को कैसे प्लेस करोगे, उसका ओरिएंटेशन मीन्स उसका बाहरी लुक कैसे हो, ये सब आपको समझना है कि ओरिएंटेशन हम कैसे बनाए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब आज के लेक्चर में मैं इतना ही लिखता हूँ। अब आगे हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन, क्योंकि ओरिएंटेशन के बारे में मेरे को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन, तो मैं सेकंड लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि भाई व्हाट इज डिजाइन, ठीक है, G+3 क्या है, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या है, टाइप स्ट्रक्चर डिजाइन है, फंक्शनल डिजाइन है, स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन है, ये सारे मैंने पॉइंट्स दिखाए आपको। स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर प्लानिंग अभी चल रहा है, उसमें वॉल प्लान दिखाया, उसको लेआउट प्लान में कैसे बनाते हैं वो सिखाया, और लेआउट प्लान में कॉलम की पोजीशन हम कैसे रखते हैं वो सिखाया। अब कॉलम के ओरिएंटेशन को हम बाद में सीखेंगे। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा कि ओरिएंटेशन क्या होता है और कैसे हम रखते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, और कौन से टाइप के बिल्डिंग्स होते हैं। फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, और स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर प्लानिंग को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, और स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन को भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, ओके।